हेलो चैम्प्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम, और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 7th एसएससी की सीरीज को। ठीक है। एंड इसके पहले हमने ऑलरेडी 9 चैप्टर्स को कवर कर लिया है क्लास 7th एसएससी की, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 के साथ, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। हम इसमें समझेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का संविधान जो है, वो किस तरीके से फॉर्म हुआ, किस तरीके से लीडर्स ने, डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स ने उस पर पार्टिसिपेट किया, एंड क्या प्रोसेस रहा, उसको आज हम समझेंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज समझ लें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने क्या कहा है कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के बारे में। उन्होंने कहा है, आई वुड लाइक टू point out that if we are able to act according to the constitution which has been adopted, I am sure we will be able very soon to make our country great। वो कहते हैं कि जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, अगर हम उसको करेक्टली प्रॉपरली फॉलो कर पाए, तो जिस जिस तरीके से हमने बनाया उस तरीके को प्रॉपर अडॉप्ट कर पाए, तो वो श्योर थे कि हम बहुत जल्दी ग्रेट कंट्री बन जाएंगे। ये जो गोल है, विच इज विद इन अवर पावर टू रीच, बट इट्स रियलाइजेशन वुड रिक्वायर हार्ड फिजिकल एंड मेंटल लेबर, अबव ऑल ग्रेट मॉरल रीजनरेशन। उन्होंने कहा कि ये जो गोल है हमारा कंट्री को ग्रेट बनाने का, ठीक है, ये बोलना बहुत आसान है, बट हमारी पावर ग्रेट होगी बोलना बहुत आसान है, बट इसको फुलफिल करना काफी ज्यादा हार्ड फिजिकल और मेंटल लेबर का काम है। एंड अबव ऑल हमें सबसे पहले हमारे मॉरल रीजनरेशन को करना पड़ेगा, हमारी जो मॉरलिटी है उसको रीजनरेट करना पड़ेगा, ताकि हम हमारी कंट्री को ग्रेट बना सके। उन्होंने कहा, वी हैव प्रिपेयर्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा, हमने एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया है, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, लेकिन उसका सक्सेसफुल वर्किंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में रिक्वायर क्या करता है? दोज हु हैव टू वर्क विद इन देम विलिंगनेस टू रिस्पेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स, कैपेसिटी फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशन। तो जो वर्क कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा? उनको विलिंगनेस, अपनी एक इच्छा जाहिर करनी होगी कि वो दूसरे के व्यू पॉइंट को भी सुने। ठीक है, उनके पास कैपेसिटी हो कॉम्प्रोमाइज करने की और अकोमोडेट करने की, डिफरेंट फीलिंग्स को, डिफरेंट जनरेशन को। ठीक है। तो इस कोट से हमें काफी ज्यादा ये क्लैरिटी मिली है कि राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, संविधान को लेके। ठीक है। चलिए चैप्टर को आगे इसके बढ़ाते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक इमेज है जिसमें हम रिपब्लिक डे परेड को देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? एनेक्ट हुआ था। क्या हुआ था? एनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन एनेक्ट हुआ था। एंड इस दिन क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फ्लैग को अनफर्ल करते हैं। क्या करते हैं? अनफर्ल करते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रिपब्लिक डे परेड एक चीज दर्शाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 से, और अभी तक हमने, ठीक है, किस तरीके से हम आगे बढ़े हैं हमारे संविधान को लेके, क्या क्या चेंजेस करे हैं, और किस तरीके से जो संविधान था उसने हमें किस तरीके से हेल्प की कि हम अपनी डाइवर्स कंट्री को आगे ले जा सके। उसी के साथ यहाँ पे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि ये चैप्टर हमें हमारी डील करेगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, एंड व्हाई डू वी नीड वन? हमें इसकी क्यों जरूरत है, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? ठीक है। फिर हमारा सेकंड है, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड? इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया गया था, कौन कौन सी कमिटीज ने प्रिपेयर किया था, कितने मेंबर्स थे, ये सभी चीजें आज हम इस चैप्टर में समझेंगे। थर्ड है, हाउ डिड आवर फ्रीडम स्ट्रगल एंड सिविलाइजेशनल हेरिटेज इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशन? किस तरीके से जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था 200 सालों का, ठीक है, कह सकते हो कि 100 एंड 150 ईयर्स का जो फ्रीडम स्ट्रगल था अगेंस्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्रोन, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पे। ऑल्सो जो हमारी सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, जो हमारी हेरिटेज जो चली आ रही है पास्ट से, हमारी सभ्यता, उसने क्या इन्फ्लुएंस किया हमारे संविधान के मेकिंग पे। ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कौन से की फीचर्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं हमारे माइंड में? व्हाई इज इट स्टिल रेलिवेंट इवन दो इट वाज रिटन मोर देन 70 इयर्स अगो? एंड क्यों ये अभी भी हमारे लिए इतना रेलिवेंट है, इतना जरूरी है, जबकि इसको बनाए हुए 70 इयर्स तक कंप्लीट हो चुके हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखो क्या लिखा है, इट वॉज येट अनदर चिली जनवरी मॉर्निंग इन दिल्ली। क्या था, जनवरी की मॉर्निंग थी दिल्ली में, ठीक है, ठंड का समय था। मच लाइक एवरी रिपब्लिक डे, जिस तरीके से रिपब्लिक डे होता है उस तरीके से सिमिलर सिचुएशन थी। तो माँ वॉइस इकोड थ्रू द हाउस, वेक अप, इट्स टाइम और यू विल मिस द परेड। तो किसी बच्चे की बात हो रही है, ठीक है, एंड उसकी मम्मी ने उसको आवाज दी कि जल्दी से उठ जाओ, अदरवाइज तुम परेड को मिस कर दोगे क्योंकि परेड हो रही है। पापा ऑलरेडी अब, उसके फादर जो है वो ऑलरेडी सुबह उठ चुके थे। स्विच्ड ऑन द टेलीविजन टू दूरदर्शन एंड कॉल्ड आउट, कुमार, निहारिका कम क्विकली। तो दो पर्सन है, एक लड़की है एक लड़का है, कुमार और निहारिका। एंड उसके पापा दोनों को ही बुलाते हैं कि जल्दी से आ जाओ, मैंने टेलीविजन ऑन कर दिया, परेड स्टार्ट होने वाली है। द परेड हैज स्टार्टेड, ठीक है। दो चिल्ड्रंस हैं jumped out of their warm beds, rushing to sit in the front of the television, eager not to miss even a moment of the Republic Day parade। ठीक है, तो ये हम सबके घरों में होता है, आपके घरों में भी होता है, हमारे घर में भी होता है कि जैसे जिस दिन 26 जनवरी होता है उस दिन तो छुट्टी होती है, ठीक है, लाइक 15 अगस्त के दिन भी छुट्टी होती है, 26 जनवरी के दिन भी। तो हम क्या, हमारे माइंड में क्या रहता है कि सबसे पहले उठो और परेड देखो, ठीक है, बिकॉज हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे काफिले निकलते हैं सेना के, ठीक है, वायुसेना के और नेवी के। एंड उसमें हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, ठीक है, काफिले निकलते हैं, रैलीज निकलती हैं। एंड काफी कुछ सीखने को मिलता है वहां से हमें, उसी का हमको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और हमें बहुत एक तरीके का मनोरंजन लगता है, एंटरटेनमेंट लगता है, ठीक है? द साइट ऑफ द मैजेस्टिक मार्चिंग बैंड्स, देखते हैं कि मैजेस्टिक मार्चिंग बैंड्स गुजर रहे हैं, वाइब्रेंट डिस्प्लेज हैं, अनफर्लिंग ऑफ द ट्राई कलर, ट्राई कलर को हमें अनफर्ल किया यानी तिरंगे को फहराया, ठीक है, एट करते हुए पथ, फिल्ड विद द रूम विद प्राइड एंड एक्साइटमेंट, ठीक है? तो ये जो डे है ये बहुत ज़्यादा डीप सिग्निफिकेंस है इस दिन का, बिकॉज़ ये क्या कहता है, इट मार्क्स द कमिंग इनटू इफेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस दिन कम आया था, मतलब इफेक्ट में आया था, ठीक है, फोर्स हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 26 जनवरी 1950, ठीक है, इतना हमें समझ आता है। तो हमारे लिए डेट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ओके, ये हमारे पहला पॉइंट रिलेवेंट है क्योंकि ये दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1950 के अंदर फोर्स में आया था। और अभी तक क्या है, 70 इयर्स, ठीक है, मोर देन 70 इयर्स हैव बीन पास्ड, मोर देन 70 इयर्स हैव बीन पास्ड, अप्रोक्सीमेटली अराउंड, इस साल 79th था तो 76th रिपब्लिक डे हम ठीक है मनाएंगे। तो ये जो बुक है, इन दिस पिक्चर इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो नीचे इमेज दिख रही है आपको, ये हमारे संविधान की इमेज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इमेज है। और इसको सेव करने के लिए इसको एक केयरफुली प्रिजर्व रखा गया है हीलियम के फिल्ड गैस के केस में, जो कि पार्लियामेंट के अंदर है। अब हीलियम गैस क्यों है इसमें? देखो, अगर ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होती है, अपने साइंस में पढ़ा ही होगा कि अगर हम उसको खुले में रखेंगे तो डीके हो जाएगा, रस्ट इसके ऊपर कह सकते हैं कि बुक के ऊपर बुक वॉर्म्स आ जाएंगे जो बुक खराब कर देंगे। इस वजह से इसको एक हीलियम की गैस के अंदर, ग्लास के अंदर प्रोटेक्ट में रखा जाता है ताकि ये जल्दी ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और जल्दी ये खराब ना हो, ठीक है। बट वट एग्जैक्टली इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? एग्जैक्टली होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम आज इस वीडियो में समझेंगे। अब हीलियम क्या होती है? हीलियम आपको पता है एक गैस होती है जो किसी के साथ मतलब जल्दी रिएक्ट नहीं करती, लाइक वो पेपर हो, इंक हो, जिससे क्या होगा, वो हेल्प करेगी इसको प्रिजर्व करने में, संभल के रखने में बहुत लंबे टाइम तक के लिए, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन के संपर्क में कोई भी चीज आएगी, लाइक लोहा आएगा तो रस्ट हो जाएगा, पेपर आएगा तो वो डीके हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो रिएक्ट हो जाता है। बट हीलियम जो रिएक्ट नहीं होती, ठीक है, इस वजह से इसको हीलियम से उसके बंद कंटेनर में इसको रखा गया, ठीक है। इतना हमें समझ आया। ये अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर से ज्यादा है, आई थिंक 76 ईयर हम जो अब 2026 में जनवरी में मनाएंगे 76 वाला होगा, बट अप्रोक्सीमेटली लगाते हैं अंदाजा 70 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। व्हाट इज दिस? इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ पेपर पे लिखी हुई किताब है,
दैट मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ अवर कंट्री प्लेज टू अपहोल्ड। इसको क्या है, प्लेज है हमारा कि हम इसको सुरक्षित रखेंगे, इसकी गरिमा बनाए रखेंगे, इसको अपहोल्ड रखेंगे, इसकी सैंक्टिटी रखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, सैंक्टिटी है उसकी, कोई लीगल सैंक्टिटी है। जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो ओथ लेते हैं टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इट, यानी इसको प्रिजर्व करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी आउटसाइड फोर्स से, ताकि इस पे कोई गलत इम्पैक्ट ना आए, और इसको डिफेंड करेंगे जब भी उनको ड्यूटी आएगी कि उनको डिफेंड करना है। और प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जजेस, वो प्रॉमिस करते हैं कि वो इसके प्रोविजंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके जो प्रोविजंस हैं, इसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो ये लोग फॉलो करेंगे, लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जजेस, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो दो चीजें यहाँ से निकल के ये आई। पहली चीज ये है कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ओथ लेते हैं टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हमारे जो पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं एंड जजेस हैं, वो ओथ लेते हैं टू फॉलो इट्स प्रोविजंस, उसके प्रोविजंस को फॉलो करेंगे, किसके, इसको डिटेल में लिख देते, फॉलो द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी चीजें हमें अभी तक क्लियर होती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है क्या। देखो, इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है। ये डॉक्यूमेंट जो है spells out a nation's basic principles and laws। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, एक नेशन का बेसिक प्रिंसिपल और लॉज है। कॉन्स्टिट्यूशन spells nation's basic principle and laws। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली ये पर्पस है। देखो पहला क्या है, ये क्या क्या लिखा है इसमें, ये द फ्रेमवर्क फॉर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा है, कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और उसके रूल्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये कौन संभालता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है प्रॉपरली। दूसरा है चेक्स एंड बैलेंसेस अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे क्या हो, फेयरनेस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और अकाउंटेबिलिटी हो। फेयरनेस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और अकाउंटेबिलिटी हो। थर्ड है कि ये राइट्स और ड्यूटीज किसकी, सिटीजन्स की, ये मेंशन करता है, राइट्स और ड्यूटीज। राइट्स लाइक फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये दोनों ही कंपोनेंट क्या है, पार्ट 3 और पार्ट 4 है। तो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इतना हमें क्लियर होता है। फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये क्या करता है, आउटलाइन है लॉन्ग टर्म गोल्स का और एस्पिरेशंस का, किसकी, नेशन की। इट लेज डाउन द लॉन्ग टर्म गोल्स एंड एस्पिरेशंस, कि क्या चाहता है फ्यूचर में हमारा देश, वो दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है लेट्स एक्सप्लोर, क्या एक्सप्लोर करना है। इमेजिन करो आप अपने स्कूल में, ठीक है, रीच द फाइनल टूर्नामेंट इन कबड्डी, आप कबड्डी के फाइनल टूर्नामेंट में पहुंच गए स्टेट लेवल पे। जो ओपोनेंट है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, और वो वॉन कर चुकी है टूर्नामेंट पिछले 2 साल से इन अ रो, लगातार 2 साल से वो जीत रहे हैं। और दे आर एमिंग, वो एम कर रहे हैं कि वो इस साल भी जीतेंगे, हैट्रिक बनाएंगे। जब मैच होता है एंड अ प्लेयर फ्रॉम योर टीम हैज जस्ट गॉट वन ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम अदर टीम आउट, देन अ डिस्प्यूट ब्रेक्स आउट। जब आपकी टीम का बंदा दूसरी टीम के 2 बंदों को हरा देता है तो एक डिस्प्यूट अराइज होता है।
जो प्लेयर होता है फ्रॉम द अदर टीम इंसिस्ट करता है दैट शी हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड इनटू हर टीम, शी हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड इनटू द लाइन, उसने क्रॉस कर लिया एरिया बिफोर योर टीम प्लेयर कॉट हर। तो रेफरी कहता है रेफरी हैज सीन दैट द प्लेयर फ्रॉम द अदर टीम वाज इंडीड आउट, वो कहता है नहीं आप आउट हो। टू सेटल द डिस्प्यूट एमिकेबली शी पुल्स आउट अ लिटिल ऑफिशियल रूल बुक, वो एक रूल बुक निकालती है। द टीम कैप्टन्स कन्फर विद द रेफरी एंड लुक आउट एट द रूल्स, they then agree that the player was indeed out and your team has won the state level trophy। तो इसमें क्या हुआ कि आपकी टीम का एक पर्सन गया एंड उसने दो सामने वाले पर्सन को कबड्डी में छू दिया, तो मतलब कबड्डी में क्या होता है, आप छू दो तो वो आउट हो जाएगा, ठीक है। बट कह सकते हैं कि वो वापस आ रहा था, तो वो कहते हैं कि नहीं आपका जो पर्सन है वो लाइन क्रॉस नहीं करता है, वो आउट हो चुका है। तो उस टाइम पे वो रूल बुक निकाल के दिखाती है कि नहीं, बट एक्चुअली में डिसीजन क्या आता है कि नहीं आपने लाइन क्रॉस नहीं किया और आप आउट हो, ठीक है। तो रेफरेंस कहां से लिया गया, रेफरेंस लिया गया हमारे रूल बुक से। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा डिस्कस इन योर ग्रुप व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ देयर वाज नो ऑफिशियल रूल बुक। अगर कोई ऑफिशियल रूल बुक नहीं होती तो सेटलमेंट कराना बहुत डिफिकल्ट हो जाता, बिकॉज किसी को नहीं पता क्या करना है उस सिचुएशन में। इसीलिए रूल बुक यहाँ पे थी, रेफरी ने देखा, टीम के कैप्टन ने देखा, दोनों ने देखा कि क्या रूल है और रूल को फॉलो करते हुए डिस्क्वालिफिक मतलब आउट किया गया और एक टीम जीत गई। तो रेफरी और टीम के कैप्टन कुड नॉट रेफर, एक डिसीजन पे नहीं आ पाते। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर एवरीवन एग्रीज टू अबाइड बाय द रूल बुक, कौन सी चीज है जो सबको अबाइड करती है, सबको बोलती है कि तुम लोग फॉलो करो। और व्हाट नाइट हैपन इफ द टीम कैप्टन्स डिड नॉट एग्री to refer the rule book at all। Think of a game that you play often and list the rules you follow. Each game will then present set their rules to the rest of the class. Listen to each presentation, discuss the rules, and work together to decide a common set of rules for the game. What challenge do you face in reaching a consensus on the rules what everyone agrees with? What could be a rule book for a country? How would it be made? तो ये छोटा सा स्टोरी दर्शाने के लिए कि भैया आप अगर गेम खेल रहे हो तो आपके पास उस गेम के रिलेटेड रूल्स होने चाहिए, रूल्स और पता होने चाहिए कि लाइन क्रॉस करेंगे, किस तरीके से आउट होगा पर्सन, किस तरीके से जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो सब रूल में पहले लिखा होना चाहिए, अदरवाइज कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी तरीके से हर गेम का एक रूल होता है, चाहे आप कबड्डी ले लो, चाहे आप बैडमिंटन ले लो, चाहे आप वॉलीबॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, कोई भी आप गेम खेलोगे उसके एक रूल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको हर प्लेयर को फॉलो करना होता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो टीम जीतती है, जो प्लेयर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है वो वाली तब टीम जो जिसका स्कोर ज्यादा होता है वो टीम जीतती है। ये चीज एक गेम में है तो एक कंट्री में भी डेफिनेटली होगी, बिकॉज कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है लाइक थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो दीज आर अवर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मान लो इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो क्या रेफर करेंगे ये लोग, दे विल ऑल रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की रूल्स एंड रेगुलेशंस, ड्यूटीज प्रॉपरली मेंशन्ड है किसको क्या करना है, ताकि कोई तरीके का झगड़ा, कोई तरीके का क्लैश हो ही ना फ्यूचर में। इसीलिए इसको एक रूल बुक की तरह हम मानेंगे। क्या है ये, रूल बुक, रिटर्न रूल बुक, रिटर्न रूल बुक ऑफ नेशन। ठीक है, ये नेशन की रिटर्न रूल बुक है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और कुछ एस्पेक्ट्स में इसको चेंज नहीं किया जा सकता, कुछ एस्पेक्ट्स में किया जा सकता है, कुछ में नहीं किया जा सकता। जो कि डिस्कशन का इशू है वो है आपके फर्दर, आप जब अगली क्लासेस में जाएंगे। बट अभी हम ये समझते हैं कि ये रिटर्न रूल बुक है कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये समझ आ गया तो इससे हमें ये पता चला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। जस्ट लाइक एक गेम में आपको रूल बुक की रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से आपको नेशन को गवर्न करने के लिए भी एक रूल बुक की रिक्वायरमेंट है। तो जब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, तो सबसे पहले हमारा जो पर्पस ये सॉल्व करती है वो करती है डिस्प्यूट रिड्रेसल। बाकी अब देखते हैं क्या करती है।
आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग लाइक अ रूल बुक ऑफ द कंट्री। ये क्या है? रूल बुक ऑफ द कंट्री। तो पहला तो ये हमारा रूल बुक है, जो बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, डिटरमाइन करते हैं काइंड ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड क्या है हमारी? काइंड ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होगी वो, लाइक पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल। हमारे केस में पार्लियामेंट्री है। विल बी देयर, हाउ विल इट बी फॉर्म्ड एंड हाउ इट विल फंक्शन। तो 3 पॉइंट निकल के आए। पहली बात तो ये रूल बुक है कंट्री का। सेकंड है कि ये व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट है वो बताती है, और थर्ड बताती है कि वो गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म और फंक्शन करेगी। तो इसके अंदर काफी सारे प्रिंसिपल्स होंगे। ऐसा तो नहीं है कि रूल बुक है और क्या कहते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी, तो गवर्नमेंट बनने के रूल्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे। तो ये इंक्लूड क्या करती है? प्रिंसिपल्स को, एज वी सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर, सच एज हाउ द लेजिस्लेचर, हाउ द एग्जीक्यूटिव और द हाउ जुडिशरी आर फॉर्म्ड। ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं और हाउ दे वर्क। ये सभी चीजें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉज आर टू बी मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। किस तरीके से लॉ बनाए जाएंगे और किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कौन जो है एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करेगा, कौन जुडिशरी किस तरीके से बनेगी, और व्हाट राइट्स एंड ड्यूटीज इंडिविजुअल सिटीजंस हैव। तो व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटीज इंडिविजुअल सिटीजन हैव, ये हमें यहां से क्लैरिटी मिलेगी। काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो इंक्लूडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्टेट करते हैं वैल्यूज, आइडियल्स, किसके? एक कंट्री के, हमारी कंट्री के वैल्यूज और आइडियल्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसके लिए वो कमिटेड है। फॉर इंस्टेंस, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, प्लूरलिज्म, फ्रीडम। ये कुछ आइडियल्स हैं जो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और हमें बताते हैं कि ये चीजें हमें फॉलो करनी है, लाइक समानता फॉलो करनी है, न्याय, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, भाईचारा प्रमोट करना है, प्लूरलिज्म, सबको एक करके साथ लेके चलना है, प्लूरल लेना है, किसी सिंगल को सपोर्ट नहीं करना, एंड फ्रीडम, आजादी। ये सारी चीजें क्या है? एक कंट्री के आइडियल हैं। आइडियल्स जो होते हैं वो कंट्री को सही दिशा में लेके जाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, आइडियल्स हैं, जो वो कंट्री कमिटेड है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करेगी। ठीक है? तो जो भी चीजें हमने मार्क करी, ये एक रूल बुक है, ठीक है, काइंड ऑफ गवर्नमेंट बताती है, किसी से फॉर्म होगी, किसी से फंक्शन होगी, और ये प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, वी सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर, एंड जिससे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वर्क करेगा और फॉर्म होगा, और वो किस तरीके से वर्क करेगा। लाइक एग्जाम्पल, कैसे लॉस कैसे बनाए जाएंगे ये लिखा हुआ है, ठीक है, इंप्लीमेंट किस तरीके से होंगे वो लिखा हुआ है, और किस तरीके से एग्जीक्यूटिव जो इलेक्ट होगा, जुडिशरी बनेगी, और राइट्स एंड ड्यूटीज इंडिविजुअल्स की क्या क्या है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आइडियल्स हैं, वैल्यूज हैं, आइडियल्स हैं कंट्री के, लाइक इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, प्लूरलिज्म, फ्रीडम। ठीक है? ये सारे क्या हैं? एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं जिसके लिए वो कमिटेड है। तो इनफैक्ट कह सकते हैं कि इट इज दीज वैल्यूज और आइडियल्स जो यूजुअली फॉर्म करते हैं हमारे बेसिस ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉज और प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आइडियल्स हैं वो क्या करते हैं? बेसिस हैं लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइडियल्स एंड वैल्यूज आर द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी चीज हमें क्लैरिटी मिलती है इस टॉपिक से। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है वो समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वैल्यूज और आइडियल्स। ठीक है? वैल्यूज और आइडियल्स जैसे हमारी इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, ये सारी चीजें हमारी क्या है? वैल्यूज और आइडियल्स हैं। फिर पॉलिटिकल सिस्टम, कौन सा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसपे हम वर्क करते हैं। ठीक है? फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट है, लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, किस तरीके से वर्क करेगी। फोर्थ है कि रूल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस,
क्या-क्या राइट्स हैं सिटीजन्स के, क्या-क्या ड्यूटीज़ हैं वो मेंशन्ड हैं। फिर गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द गवर्नमेंट, लाइक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आता है आपका कौन गाइड करता है, डीपीएसपी करती है। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आता है आपका फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ठीक है? कौन-सा पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कौन-सा है? पार्लियामेंट्री, ठीक है? फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट किस-किस फंक्शन है? तो लेजिस्लेशन करना, ठीक है? फिर उसका एग्जीक्यूशन करना, फिर जुडिशरी कह सकते हैं कि जस्टिस देना। वैल्यूज़ और आइडियाज़ तो पता है हमारे को, ठीक है? लाइक फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और काफ़ी सारे जो अभी हम पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, किस तरीके से स्ट्रक्चर होगी गवर्नमेंट, किस तरीके से फॉर्म होगी, वो सारी चीज़ें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। ये छोटी टेबल से हमें ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है आइडिया लगता है क्लियर होती हैं कि ये चीज़ें हमारे संविधान के अंदर प्रेज़ेंट है। एक चीज़ समझते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनने से पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ था पास, जो कि हुआ था 1947 में, व्हेन वी गॉट आवर फ्रीडम। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में मेंशन था कि हाँ, किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करोगे। तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट टाइम जब आज़ादी नहीं मिली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली उससे पहले ही इकट्ठा हो गई थी। तो उस टाइम पे हमारे 389 मेंबर्स थे, ठीक है? बट जब पाकिस्तान अलग हो गया और हमारा देश आज़ाद हो गया, पार्टीशन हो गया, तो मेंबर्स बचे सिर्फ 299 एंड इन्हीं 299 मेंबर्स ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि प्रिसाइड कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बन रहा था जब प्रिसाइड कर रहे थे। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, असेंबली है और फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया एक साथ काम कर रहे थे, मतलब उसी हॉल में कॉन्स्टिट्यूशन की जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे और उसी हॉल में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो होती हैं जिससे देश चलता है, लेजिस्लेशन कानून बनाते हैं, वो भी साथ-साथ चल रहा था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पे प्रेज़िडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब पार्लियामेंट चल रहा था तो उस टाइम पे प्रेज़िडेंट कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के और उसके जीवी मावलंकर जी, ठीक है? तो ये लेजिस्लेटिव फंक्शन कर रहे थे और ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। इतना क्लियर होता है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से वर्किंग चल रही थी कि हमारे जो प्रेज़िडेंट साहब हैं राजेंद्र प्रसाद जी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था सेम हॉल में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वो उस टाइम पे स्पीकर की पोज़ीशन में बैठते थे, ठीक है? स्पीकर होता है जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, ऊपर बैठता है, ठीक है? और जब पार्लियामेंट ही चल रहा था, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग हो रही थी, कानून बनाए जा रहे थे नॉर्मली, तो वो उस टाइम पे जीवी मावलंकर जी बैठते थे स्पीकर की पोज़ीशन पे और वो सँभालते थे पूरी को। और यहाँ पे 389 मतलब 299 मतलब ये है कि 299 मेंबर्स बचे थे तो उन्होंने ही प्रोसाइड किया। अब यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने बताई छोटी-सी संक्षेप में ये कि राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हुआ? राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हुआ? यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं, ये हमारे क्या थे? टेम्पररी प्रेसिडेंट जो प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं कितने दिन के लिए? सिर्फ 2 दिन के लिए। 9th दिसंबर 1946 से लेके 11th दिसंबर 1946 तक। मतलब 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इलेक्ट हो गए थे एज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है? तो 2 दिन के लिए खाली ये थे। तो कह सकते हैं 9th और 10th को ही थे ये, 2 दिन के लिए थे खाली, ठीक है? इतना समझ आता है? तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना जाते हैं ताकि वो थोड़ी-सी प्रोसीडिंग स्टार्ट करें, किसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करना है वो, ठीक है? वो थे। ये कहते हैं आई विश योर लेबर सक्सेस, जो आप मेहनत कर रहे हो, लेबर कर रहे हो, उसमें आप सफल हो। You invoke divine blessings that your proceedings may be marked not only by good sense, public spirit, genuine patriotism, but also by wisdom, tolerance, justice and fairness to all. वो कहते हैं कि जो आपकी प्रोसीडिंग्स हैं उसको भगवान डिवाइन की शक्ति मिले, ब्लेसिंग्स मिले और आपकी जो प्रोसीडिंग्स हैं सिर्फ वो गुड सेंस, पब्लिक ओपिनियन सपोर्ट करें, जेन्युइन पेट्रियटिज्म सपोर्ट करें, बट ऑल्सो आपकी विजडम को दिखाएं, आपके टॉलरेशन को दिखाएं कि आप हर
कल्चर के साथ, हर लैंग्वेज के साथ कितना टॉलरेट करते हो, कितना आप जस्टिस, कितना आप न्याय प्रोवाइड करते हो, कितने आप फेयर हो, इतना समझ आता है। अबव ऑल विथ विजन, एक विजन लेके चले हो विच में रीस्टोर इंडिया टू अ हायर प्रिस्टीन ग्लोरी। वापस अपनी जो हमारी प्रिस्टीन ग्लोरी है उसके ऊपर आप वापस लेके जाओ। गिव हर अ प्लेस ऑफ ऑनर, ठीक है, उनको एक ऑनरेबल प्लेस प्रोवाइड करो। एंड इक्वली अमंग द ग्रेट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जैसे ग्रेट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड है उसकी तरह आप उनको सम्मान प्रोवाइड करो। तो वाइल इंडिया वाज अ स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इंडिया जो है स्ट्रगल कर रहा था काफी सालों से कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ये नेसेसरी था कि स्टार्ट प्लानिंग करना फॉर हाउ वी वुड गवर्न आवरसेल्व्स। तो ये जरूरी तो था ही कि किस तरीके से हम अपने आप को गवर्न करेंगे, किस तरीके से हम अपने कानून बनाएंगे, क्योंकि थोड़े टाइम बाद अंग्रेज चले जाएंगे हमको हमारे हाल पे छोड़ के। तो उसके बाद कंट्री को हमें खुद देखना है, कंट्री को हमें खुद संभालना है। There were many important questions to the answered in large culturally diverse and complex country like India। और इन सभी क्वेश्चंस के जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है, कल्चरली डाइवर्स है, एक रीजन में कोई और कल्चर है, दूसरे रीजन में कोई और कल्चर है, तीसरे रीजन में कोई और कल्चर है, उनको इकट्ठा करना कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा। किस तरीके से मैनेज करोगे, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट आप फॉलो करोगे, कौन से रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाओगे ताकि आप उनको गाइड कर सको, हु शुड हैव द राइट टू वोट कितने एज के पर्सन होंगे, कौन होंगे जिनको आप वोटिंग का राइट दोगे, हाउ शुड बी डिसाइड ऑन द डिस्प्यूट, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप किस तरीके से डिस्प्यूट रिड्रेसल करोगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बना और हमें पता है बना है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत इजी टास्क है। बनाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था जब हमें इतनी सारी चीजों को सोचना था, बिकॉज हमारे पास उस टाइम पे कुछ नहीं था, हमें अपना एक नया संविधान लिखना था जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट जो अभी तक चल रहा था, उसके अलावा हमें समझना था। तो इसको करने के लिए, ठीक है, 9 दिसंबर, जैसे मैंने बोला 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है गठित हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बैठी, ठीक है। एंड उसने क्या किया, एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई, क्या बनाई, ड्राफ्टिंग कमिटी टू राइट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है जिसमें हम टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुनते हैं 2 दिन के लिए। एंड 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने जाते हैं परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे, और उसके बाद से कंटिन्यूएशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे, वो देखेंगे कि किस तरीके से हम कौन कौन से प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें काम थी इनका। तो इसको आंसर करने के लिए देयर आर मेरी क्वेश्चंस, जो सारे क्वेश्चंस हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 1946 में फॉर्म हुई, मैंने बताया हुई थी। पहले 389 मेंबर्स थे लेकिन बाद में 299 हो गए थे बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान के जो मेंबर्स अभी तक यहाँ पे थे तो वो अब अपने पाकिस्तान में जाएंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, उससे हमें लेना देना नहीं, तो वो चले गए यहाँ से। तो हम अपने कितने बचे हम लोग, 299, 299, जिसमें 15 जो थी वो वुमेन्स थी, 15 वुमेन्स थी, बाकी जो थे वो मेंस थे। दीज मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के डाइवर्स रीजन्स को। देखो, एक चीज और समझ लो कि ये जो 299 मेंबर्स थे, ये पीपल्स ने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए थे। इसके पहले इलेक्शंस हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, प्रोविंशियल इलेक्शंस, ब्रिटिश प्रोविंशियल इलेक्शंस, ब्रिटिश प्रोविंशियल इलेक्शंस। ब्रिटिश प्रोविंशियल इलेक्शंस में क्या हुआ था कि उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो प्रोविंसेस थे, लाइक सिंध हो गया जो पाकिस्तान का था पार्ट, लाइक कश्मीर हो गया, कश्मीर का छोड़ो, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इस तरीके से थे ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस, तो वहां पे लीडर्स चुने गए थे, लेकिन वो ब्रिटिश टाइम के अंदर चुने गए थे। तो वो जो ब्रिटिश टाइम के अंदर लीडर्स असेंबली बनी थी, वहां से कुछ कुछ मेंबर्स जो है नॉमिनेट किए गए वहां के असेंबली के थ्रू। देखो, लोगों ने तो असेंबली को चुना, लोगों ने इलेक्शन के टाइम पे असेंबली को चुना, और उस असेंबली ने अपने कुछ मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुना, दूसरी असेंबली के लिए, लेकिन चुना किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। तो यहाँ पे तो इनडायरेक्ट हो गया ना कि लोगों के थ्रू डायरेक्ट नहीं चुने गए थे ये लोग, लेकिन इनडायरेक्टली चुने गए थे, इतना समझ आता है, ठीक है। तो
इन्होंने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन किया, ठीक है, इन सभी मेंबर्स। तो ये क्या थे, पूरी इंडिया के अंदर डाइवर्स रीजन से आए हुए थे, कोई कोई नॉर्थ से था, कोई साउथ से था, कोई सेंट्रल इंडिया से था, कोई वेस्ट इंडिया से, कोई ईस्ट इंडिया से। ये सारे ही मेंबर्स मिलके क्या करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाते हैं। उसके अंदर कुछ पर्सन जो हमारे जो प्रोविंसेस से आए थे वो थे, एंड कुछ पर्सन प्रिंसली स्टेट से आए थे जो कि नॉमिनेट होके आए थे। ये लोग डायरेक्टली इलेक्टेड थे, वो लोग नॉमिनेटेड थे, ठीक है, इतना समझ आता है। अब क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किस तरीके से हुआ, हाउ वॉज कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप्ड किस तरीके से बनाया गया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो डेवलप हुआ था, रिटर्न हुआ था बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ओवर अ पीरियड ऑफ कितने टाइम के लिए, 3 इयर्स। 3 इयर्स, अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स, वैसे 2 साल 18 महीनों में और कुछ डेज थे उतने में बना था, बट अप्रोक्सीमेटली मानो तो 3 इयर्स में बना था। और ये इट वाज फॉर्म्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। जैसे मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब फॉर्म हुई थी, 9 दिसंबर 1946। उसके मेंबर्स जो है डायरेक्टली मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द प्रोविंसेस। जैसे मैंने बोला उसके जो मेंबर्स थे वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो ऑलरेडी थी, प्रोविंसेस की गवर्नमेंट थी, लाइक यूपी की स्टेट प्रोविंस है, लाइक आज के टाइम पे यूपी की गवर्नमेंट है, तो उसमें असेंबली है, उसमें बहुत सारे एमएलएज हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे एमएलएज हैं, तो कुछ एमएलए चुने जाएंगे फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसी तरीके से चुने गए थे। ऑफ द प्रोविंसेस हु वर मेंबर्स हैज बीन इन टर्न इलेक्टेड बाय द पीपल, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। मतलब देखो, पीपल्स ने किसको इलेक्ट किया, प्रोविंशियल असेंबली को। यानी लोगों ने प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया, यानी जिताया वोट देके। ये क्या हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। तो यहाँ पे जो रिलेशन है ये डायरेक्ट है, फिर यहाँ पे जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, बट ये रिलेशन जो है इनडायरेक्ट है। यानी पीपल्स ने डायरेक्टली इनको नहीं चुना था, पीपल ने इसको चुना था, बट इन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर्स हैं उनको चुना। इतना समझ आया किस तरह से चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा था मैंने, वो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और वो वर्क करते हैं टुवर्ड्स कंप्लीटेड। और वो कब खत्म हुआ था, 26 जनवरी 1940 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड ऑन कब, 26 नवंबर 1949, और कम इनटू फोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। इतना तो हमें पता है। और इसका रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट जो था वो अडॉप्ट किया गया था ऑन 26 जनवरी 1950। यानी हम एनफोर्स कब करते हैं 26 जनवरी को, लेकिन बन गया था 26 नवंबर को ही, ठीक है, बन के उस दिन तैयार हो गया था। इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे। क्या है, हमारी कंट्री रिपब्लिक हो गई थी, रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र हो गई थी, ठीक है। जो इनिशियल टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक ड्राफ्टिंग कमेटी, मैंने बताया था ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को लिखेगी, ठीक है। और उसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्या थे, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। इतना समझ आता है कि वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। एक एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे, बिकॉज वो दलित के जो दुख थे, जो पीड़ा सह रहे थे, उनको रिफॉर्म करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। और फर्स्ट लॉ और जस्टिस मिनिस्टर भी थे। लॉ और जस्टिस मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट में वो थे, ठीक है। ये हमारे एक नीचे इमेजेस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, साथ में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, एंड थोड़ा सा नाम मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, बट ठीक है, ये मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बैठे हुए, ठीक है। इतना समझ आया, ये सारी चीजें समझ आई, आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किसने इन्फ्लुएंस किया और किसने शेप किया, किस तरीके से बनाया गया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन वाज डेवलप्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इट हैड मेनी इन्फ्लुएंसेस, उसके काफी सारे इन्फ्लुएंसेस थे। पहला था एक्सपीरियंसेस, आइडियाज और आइडियल्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। क्या था? एक्सपीरियंसेस, आइडियाज और आइडियल्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था। क्या था? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ऑल्सो सेकंड क्या था? इंडिया की सिविलाइजेशनल हेरिटेज और उसका कल्चर। इंडिया इंडिया की सिविलाइजेशनल हेरिटेज और उसका कल्चर जो था, उसने भी एक की रोल प्ले किया। तो यूजफुल लर्निंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर, हाँ ठीक है, यूजफुल लर्निंग ऑफ द फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज भी था। ठीक है, तो क्या क्या इंपैक्ट था इसका, इन्फ्लुएंस किस किस से था? इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। दूसरा था हमारा सिविलाइजेशनल हेरिटेज। एंड तीसरा था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, तो लर्निंग्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज, हमारे इंडिया के अलावा वाली जो कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसका पहला एस्पेक्ट जो है वो है फ्रीडम मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट था, वो समझते हैं। काफी सारे की आइडियल्स और वैल्यूज थे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रगल में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। क्या है? एनश्राइंड है, लिखे गए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉर्नर स्टोन है इंडिपेंडेंट इंडिया का। क्या है? कॉर्नर स्टोन, नींव का पत्थर। कॉर्नर स्टोन को नींव का पत्थर कहते हैं। तो नंबर ऑफ लीडर्स थे जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में थे, वही पार्ट बने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। क्या बने? वही पार्ट बने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। यानी वो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान भी इंडिपेंडेंट मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करा था और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट किया था। तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आया मूवमेंट का, फ्रीडम मूवमेंट का उनके पास। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ लीडर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्या? नंबर ऑफ लीडर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो है वो मेंबर्स थे किसके? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ा। एंड देयरफॉर उन्होंने क्या किया? कैरी देयर एक्सपीरियंस और आइडियाज फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उन्होंने झेला, उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उतारा। जहां जहां उन्होंने प्रॉब्लम देखी, वहां वहां उन्होंने सोल्यूशन दिया। सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ आइडियल्स आर इक्वालिटी, जो कि ब्रिटिशर्स हमके साथ हमारे साथ नहीं कर सकते थे। वो हमको अलग अलग ट्रीट करते थे, हमको नीचा ट्रीट करते थे। तो पहली चीज उन्होंने सीखी वहां से इक्वालिटी। दूसरी सीखी जस्टिस, सबके लिए जस्टिस, इक्वालिटी भी सबके लिए, जस्टिस भी सबके लिए, न्याय मिले सबको। उन्होंने देखा कि इनके जो कानून है ब्रिटिशर्स के, ये कानून जो है इनके लिए फेवरेबल है, इंडियंस के लिए फेवरेबल नहीं है। यानी यहाँ पे जस्टिस सर्व नहीं हुआ, यहाँ पे न्याय जो है सर्व नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या करा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में न्याय, जस्टिस को प्रायोरिटी देंगे, इक्वालिटी को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, फ्रीडम, आजादी तो थी ही नहीं, तो आजादी को प्रायोरिटी देंगे। फ्रिटर्निटी को प्रमोट करेंगे, जो कि भाईचारा है। प्रिजर्वेशन करेंगे किसका? इंडिया के कल्चरल हेरिटेज का, इंडिया के कल्चरल हेरिटेज का प्रिजर्वेशन करेंगे। एंड द आइडिया ऑफ यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशन एज अ टूल फॉर मींस ऑफ अचीविंग दीज वैल्यूज एंड आइडियाज। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक माध्यम है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मींस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मींस, एक माध्यम है, एक व्हीकल है जिसके थ्रू हम टू अचीव द आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रिटर्निटी। ये सारे आइडियल्स को अचीव करने का एक मीन्स है। जो एक्सपीरियंस और लर्निंग्स फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लीडर्स ने देखी, इन्होंने
खोजा कि अब इसके आंसर्स क्या होंगे जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे, कि किस तरीके से और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये एक इमेज है नीचे, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दर्शा रही है। उसके मेंबर्स बैठे हुए हैं, मिलके काम कर रहे हैं, ये दर्शा रही है। यहाँ पे देखो ये सारे क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे, जो संविधान लिख रहे थे, लाइक बैठे हुए हैं, इनके माइंड में थे और ये क्वेश्चंस को इनको सॉल्व करना था। भाई पहला क्वेश्चन है, हाउ डू वी मेक श्योर दैट एवरी एडल्ट सिटीजन हैज अ राइट टू वोट? हर एडल्ट सिटीजन को वोटिंग का राइट मिले तो क्या प्रोविजन करना चाहिए? पहला क्वेश्चन। इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन थे, मतलब हाउ डू वी एंश्योर दैट द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी आर केप्ट सेपरेट, यानी सेपरेशन ऑफ पावर, यानी इन तीनों की पावर को सेपरेट रखना है ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस होते रहें। ठीक है, कभी कोई डिस्प्यूट हो तो तुरंत की तुरंत रिजॉल्व हो जाए, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, सेपरेशन करना। थर्ड क्वेश्चन आया कि हम किस तरीके से गारंटी करेंगे कि हर इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट्स मिले, हर इंडिविजुअल को उसके मूल अधिकार, इक्वलिटी का, प्रोटेक्शन का, पीसफुल लाइफ का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, रिलीजियस फ्रीडम का, माइनॉरिटी को स्पेशल ट्रीटमेंट का, ये सारे फंडामेंटल राइट्स उनको मिले। फिर था, व्हाट शुड बी द प्रोसेस इफ वी वांट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? अब अमेंडमेंट किस तरीके से करेंगे, कभी भी करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसका प्रोविजन है आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पार्ट 20 का है। 368 जो आर्टिकल है उसके अंदर प्रोविजन है कि किस तरीके से हम हमारे संविधान को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, अमेंड मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं फ्यूचर में जाके, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इवॉल्व होता रहे, लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह रहे। ऐसा नहीं कि जो आज बना दिया वो पूरे साल पूरे आने वाली जिंदगी तक उसको रखना है, नहीं, आप उसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली, जैसी सिचुएशन आए, जब आपको करना है, लेकिन प्रॉपरली पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत प्रोविजंस। फिर व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट? हम पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन पावरफुल होगा ज्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी, ये भी एक क्वेश्चन था। तो व्हाट वी विल गेट ग्लिम्पसेस ऑफ हाउ ऑल दिस हैज बीन स्ट्रक्चर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन लेटर इन दिस चैप्टर। तो ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने निकाला। देखो पहले आपको कुछ आंसर निकालना है, तो उसके लिए आपके लिए पहले माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो पहले क्वेश्चन सोचना पड़ेगा ना, कि क्या क्या चीजें हैं जो लोगों को क्वेश्चन है, जो माइंड में क्वेश्चन है, तो वो चीज पहले उन्होंने सोची, फिर उसके आंसर उन्होंने निकाले। ठीक है, यही चीज आपको ही बोलेंगे, पहले जब चैप्टर पढ़ो तो क्वेश्चन माइंड में रखो कि यार इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है, जब क्वेश्चन आ जाए आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब सेकंड है हमारी इंडिया की सिविलाइजेशनल हेरिटेज और उसकी हिस्ट्री। तो आइडिया जो है इंडिया का, बीइंग वन कंट्री इज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडिया क्या है, इंडिया इज अ वन कंट्री, वन कंट्री, ठीक है, जो कि हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो एम्बेडेड है कल्चर में, जो ऑलरेडी हमारे इंडियन कल्चर में पहले से हैं, लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया दैट पीपल कुड हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होंगे, मेरा कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमारा संविधान दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करे, ऐसा प्रोविजन बनाना है। तो डिफरेंट कुड हैव ड्यू टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फिर नेचर है सेक्रेड, मतलब प्योर बुक है, ठीक है, और एक पूजनीय तरीके से, क्योंकि इसने हमारे संविधान ने हमारे देश को चलाने का प्रोसेस लिखा है, तो एक सेक्रेड बुक है। ठीक है, फिर परसिट करती है लर्निंग एंड नॉलेज, यहाँ से हमें क्या है, लर्निंग मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, वुमेन्स के लिए जो भी प्रोविजंस दिए जा रहे हैं, उनको वोटिंग का अधिकार, प्रोटेक्शन का अधिकार, एक रिजर्वेशन ऑफ वुमेन्स, ठीक है, ये सब क्या है, ये उनके लिए क्या है, रिस्पेक्ट का एक माध्यम है, जो कि हमारे कल्चर का भी पार्ट है। एक है वासुदेव कुटुंबकम, यानी द वर्ल्ड इज वन फैमिली, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो एक फैमिली की तरह है। वासुदेव कुटुंबकम, लाइक कृष्णा जी की जो फिलोसफी है वासुदेव कुटुंबकम की। और सर्वे भवन्तु सुखिना, या इन्वोकेशन फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल क्रिएचर्स, यानी हमें वैसा काम करना है जिससे सारे के सारे वेलबींग्स का वेलबींग हो, सारे सारे क्रिएचर्स का वेलबींग हो। तो हमारे ये सारी चीजें आपने अपने कल्चर, हिंदुस्तान के कल्चर में तो देखी हैं, कि हम पूजनीय तरीके से हमारे नेचर को जैसे रखते हैं, नेचर को हम सीक्रेट मानते हैं, ट्रीज को, रिवर्स को, सन को, ठीक है, प्लांट्स, ठीक है, इन सबको हम सीक्रेट मानते हैं, भगवान की तरफ पूछते हैं। सेकंड है, हम लर्निंग और नॉलेज को परस्यूट करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, हम अपने वुमेन्स को इज्जत देते हैं, हम वासुदेव कुटुंबकम यानी द वर्ल्ड इज वन फैमिली, और सर्वे भवन्तु सुखिना यानी
हमें वेलबींग करना है सभी क्रिएचर्स का, ये सारा हमारा कल्चर का पार्ट है। तो ये सभी चीजें उठा के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्प्रिंट करने की कोशिश की गई कि ये सारी चीजें जो हमारे आइडियल्स हैं इंडियन कल्चर की, वो सभी उस पर दर्शाए जाए। तो ऑल जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्लेस फाइंड आउट करते हैं, दो यू माइट फाइंड देम एक्सप्रेस इन लिटिल डिफरेंटली, ठीक है। इट वॉज देयरफॉर कह सकते हो क्वाइट नेचुरल दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वुड incorporate these ideas for our civilizational heritage into our constitution, एंड ये क्या है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशंस आर अ पार्ट ऑफ इट। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, हमारी मूल कर्तव्य क्या है वो इसके पार्ट है। एंड थर्ड है हमारा लर्निंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी हम दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या सीखते हैं वो ही सब हम यहाँ पे लिखे हैं। तो इन एडिशन टू इंडियन ट्रेडिशन ऑफ अ नो भद्र कर्तव्यवंतु विश्वनाथ, लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम एवरी साइड, यानी जो अच्छे थॉट्स हैं, नोबल थॉट्स हैं, जरूर नहीं वो हमारे कल्चर के अंदर भी, वो अगल बगल हमारे आसपास हमारे अगल बगल की कंट्रीज से भी हम ले सकते हैं, उनके संविधान से भी हम ले सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अराउंड 66 कंट्रीज को स्टडी किया, लाइक फ्रांस का, यूएसए का, यूके का, आयरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, एंड अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज दैट हैव अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और उनके यूजफुलनेस, वो किस तरीके से यूज करते हैं अपने संविधान को, कौन से अच्छे प्रोविजंस है। देखो, अगर आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में जल्दी, तो जो ऑलरेडी काम कर चुका है और सक्सेसफुल है उसकी अच्छी बातें ले लो सारी। जब आप उसकी सारी अच्छी बातें ले लोगे तो आपके अंदर भी वो चीजें इम्बाइब हो जाएंगी और आप भी अच्छा काम करोगे। इसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं वर्ल्ड में, यूएस का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, आयरलैंड का, न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का, कनाडा का, यूएसएसआर का, इन सब के अच्छे फीचर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल लिए, उनके सबके अच्छे फीचर्स, ठीक है। और उससे क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन गया, एक बहुत अच्छा बुक बन गया, जिसके अंदर सारी कंट्री के प्रोविजंस भी आ गए और हमारी सिविलाइजेशनल हेरिटेज भी आ गई, हमारा फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल, जो लिबर्टी का आइडिया है, ठीक है, लिबर्टी, ठीक है, आप खुलेआम बोल सकते हो, आपको फ्रीडम है। इक्वेलिटी का आइडिया है, फ्रिटर्निटी, भाईचारा, ये अडॉप्ट किया गया था फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फ्रांस से क्या अडॉप्ट किया गया था, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रिटर्निटी, विच एनश्राइंड इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। ये 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, तो वहां के लोगों ने आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को अपना मूल सिद्धांत बनाया और उसके बाद रेवोल्यूशन स्टार्ट करा। सेकंड है आइडिया ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, इरिश मतलब आयरलैंड, क्या लिया गया, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ये डायरेक्ट करता है स्टेट को, गवर्नमेंट को, कि आप इन सब प्रिंसिपल्स के ऊपर भी लॉ बनाओ, ठीक है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया, शेप द कंसेप्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नहीं, जुडिशरी के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और भी प्रोविजंस हैं और भी कंट्रीज के, लेकिन जितना हम बुक में लिखा है उतना ही हम ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक इमेज है, ये फ्रांस के 1789 के रिवोल्यूशन की टाइम की इमेज है। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जब आप 9th क्लास में आओगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ोगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जो फोकस करते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस फॉर ऑल एंड वॉर फॉर्मेलिटी ड्यूरिंग 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट हेल्प द spread the settled ideas in many parts of the world. Many constitutions, including the French one, adopted and adapted its values and principles. तो ये सारी चीजें उन्होंने अडॉप्ट की थी by following such provisions, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जब आप खोलोगे, पन्ने पलटोगे, तो यहाँ पे ऐसी कुछ इमेजेस मिलेंगी। पहली इमेज जो है सिटीजनशिप की है, पार्ट 1 की, सॉरी पार्ट 2 है, सिटीजनशिप पार्ट 2 है। ये एंशिएंट गुरुकुल की इमेज है, कहाँ की, गुरुकुल की। फिर सेकंड इमेज जो है वो फंडामेंटल राइट्स की, पार्ट 3 की। और
ये रामायण का सीन है जहाँ पे राम कॉन्क्वेस्ट लंका एंड रिकवरी ऑफ सेना। यहाँ पे राम जी लंका से रिकवरी करते हैं और सेना को लेके आते हैं। फिर थर्ड है हमारा पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे इमेज बनी हुई है किसकी? महाभारत में कृष्ण भगवान गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। भारत भारत में कृष्ण जी गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। और फोर्थ इमेज हमारी पार्ट 11 की है, रिलेशन, हाँ 11 की है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, यूनियन और स्टेट का बीच का क्या रिलेशन है वो कहाँ पे दिया हुआ है? इस पार्ट 11 में। और ये दर्शा रहा है सीन फ्रॉम ओडिशा स्कल्पचर। ओडिशा के कुछ स्कल्पचर्स हैं, इमेजेस हैं वहां से। देखो ये सारी की सारी इमेजेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाई गई फ्रॉम बाय द प्रेम बिहारी नारायण राय दादा। ये कैलीग्राफर थे जिन्होंने सारी पेंटिंग्स को बनाया है। फिर हमारा पार्ट 12 है जो है वो क्या है? क्या हुआ है कि थोड़ा सा वो दिख नहीं रहा है अच्छे से, बट समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट ये सब चीजें हैं, कोई बात नहीं। ये इमेज है फ्रॉम नटराज, नटराज जी की इमेज है, भगवान शिव की नटराज वाली मूर्ति जो है उसकी इमेज है। पार्ट 13 है जो सीन्स फ्रॉम महाबलीपुरम, बस कह सकते हैं बेस्ट रिलीफ भरी गाथा पेनेंस एंड द डिसेंट ऑफ गंगा। ठीक है, इसकी भागीरथ जी की इमेज है, भागीरथ जी गंगा को धरती पे उतार रहे हैं उसकी इमेज है। फिर यहाँ पे हमारा पार्ट 14 है। ठीक है, और ये एक सीन है फ्रॉम अकबर एंड मुगल आर्किटेक्चर। और ये हमारा ठीक है पार्ट है जो कि सीन ऑफ रिपीटिंग नालंदा, वन ऑफ द एंशिएंट यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है वहां का। तो नालंदा एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। अब हम देखेंगे की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन कौन से ऐसे की फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एड्रेस करता है पॉइंट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली, यानी पूरे तरीके से क्लियरली डिफाइन करता है रूल्स को, फंक्शंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और अकाउंटेबिलिटी को ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसके रोल्स, उसके फंक्शन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी, सब चीज। और ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो हम लोग हैं जो वोट डालते हैं, लेट डाउन टू इंश्योर दैट एवरी सिंगल एलिजिबल सिटीजन उसके पास कंट्री के अनेबल टू वोट, उसके पास वोटिंग का अधिकार है। उसके अदर की एस्पेक्ट्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जो अभी हमने इनको इन्फोग्राफिक देखा, जो पिक्चर्स देखी, ये फ्यू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और राइट्स की इमेज है जो लिस्टेड है इन द फुल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का पहला पेज ओपन करोगे तो वहां फंडामेंटल ड्यूटीज दिखेंगी। तो वो सब क्या है वहां पे लिखी हुई है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो डीपीएसपी है, उनको पॉपुलरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एसेंस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक विजन। फंडामेंटल अगले पेज पे लिखता हूँ। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारा पॉलिटिकल जस्टिस है, और टीपीएसपी हमारे सोशो इकोनॉमिक जस्टिस है। ये सभी चीजें हमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का क्या महत्व है ये पता चलता है। जो फ्रेमर्स थे जिन्होंने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया फॉर इंडिया, ठीक है, उनका एक विजन था। एग्जांपल्स भी प्रेजेंट इन इन्फोग्राफिक इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल दैट वी हैव गिवन टू द फॉलो। अभी नेक्स्ट पेज पे इमेज आएगी, वो देखेंगे। पीपल हु रोट आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड दिस सिस्टम ऑन पर्पस। उनका एक पर्पस था जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। वो चाहते थे कि कुछ राइट्स वुड बी डिमांडेड इमीडिएटली लाइक फंडामेंटल राइट्स, यानी जो लोग हैं उनके पास सबसे पहले कौन से अधिकार होंगे? मूल अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट्स, उनके इमीडिएट राइट्स। और सम बिगर गोल्स जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को वो स्टेट करेगा पूरे, वो स्टेट करेगा पूरे, दैट माइट टेक टाइम टू अचीव एज अवर कंट्री प्रोग्रेस। तो कुछ तो ऐसे राइट्स है जो तुरंत तुरंत लोगों को दो भैया, उनके मूल अधिकार है। लाइक इक्वालिटी का राइट, और डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ, वो एक राइट है। और पीसफुल लाइफ जी सके, अरेस्ट ना हो बिना बिना किसी मतलब के, चाइल्ड लेबर से आज़ादी, हैजार्डस वर्क करने से आज़ादी उनको हो, बच्चों को, और उनके रिलीजियस मैटर में आज़ादी। तो ये क्या इमीडिएट राइट्स है, बट वो हमारे हो गए फंडामेंटल राइट्स। लेकिन कुछ ऐसे राइट्स थे जो कि डीपीएसपी थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सबके लिए मैरिज का, डाइवोर्स का, एंड इन सब के जो रूल्स हैं वो सिमिलर हो पूरी कंट्री में, हर एक कल्चर के लिए, हर एक रिलीजन के लिए। तो ये
इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक आप सबकी सहमति नहीं ले लोगे सारे रिलीजन्स की, तब तक आप कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करोगे। तो ये क्या है, थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसको डीपीएसपी में डाल दिया, ताकि सरकार के पास जब उनको लगे कि ऐसा हो सकता है तो वो लॉ बना के उसको कानून पास कर दें। उसी तरीके से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो बंदा सेम काम कर रहा है उसको सेम वेजेस मिले। लाइक आपने कभी-कभी देखा होगा कि मेंस को सेम काम के कम ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वुमेन्स को कम मिलते हैं। तो ये भी एक प्रोविज़न है जो कि तुरंत अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी ऐसी थी। बट धीरे-धीरे गवर्नमेंट ने कानून लाए और कुछ डीपीएसपीज़ को कन्वर्ट करा लॉ में। डीपीएसपीज़ को कन्वर्ट करा लॉ में और उसका लॉ बनाया। एक चीज़ यहाँ पे समझो, जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये क्या दर्शाते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर, पावर का सेपरेशन हुआ है। लेजिस्लेचर जो है लॉ बनाता है और उनको इंप्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव, जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। और जुडिशरी जो है वो इंश्योर करती है कि जितने भी लॉ हैं वो अकॉर्डिंगली मेंटेन होते रहें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो डिसाइड करता है कि लॉ हैज बीन ब्रोकन और क्या पनिशमेंट देनी है, वो जुडिशरी का काम है। फिर व्हाट हैव अ 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर हमारी पंचायत, लोकल गवर्नमेंट, जिसको अर्बन लोकल गवर्नमेंट या रूरल लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। कुछ फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैं उनको रिजर्व कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और कुछ प्रोविजंस है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। यहाँ पे बेगम एजाज रसौल 22 नवंबर 1999 में कुछ लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के दौरान, जब डिबेट हो रही होती है, तो वो बताते हैं, सर, द वुमेन ऑफ इंडिया आर हैप्पी टू स्टेप इनटू देयर राइटफुल हेरिटेज ऑफ कंप्लीट इक्वलिटी विद मेन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। यानी जो वुमेन्स हैं वो कंप्लीटली हैप्पी होंगी अगर हम उनको राइटफुल प्लेस दे देंगे, जस्ट इक्वल टू मेन, उनके मेंस के बराबर, हर स्पेयर ऑफ लाइफ ऑफ एक्टिविटी, लाइक वो वर्क, घर का वर्क हो, बाहर का वर्क हो, किसी भी वर्क में, ठीक है। आई से सो बिकॉज आई एम कन्विंस्ड दैट दिस इज अ नो न्यू कॉन्सेप्ट, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से चला आ रहा है, which has been postulated for the purpose of constitution, but it is an ideal that has been long been cherished by India. Through social conditions for some time has strategically debased it in practice. The constitution affirms that ideal and gives the solemn assurance that the rights of women in law will be wholly honored within Indian Republic. कहते हैं कि पहले था बट धीरे धीरे इसको डिबेस कर दिया गया। ये जो वुमेन्स की इक्वलिटी वाला राइट है वो कम हो गया, बट हमें इसको कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाना चाहिए, तो उसी की ये बात करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो गोल है गवर्नमेंट के, जो ट्राई करेगी इसको अचीव करना, या इसीलिए इसको एनफोर्सेबल नहीं बनाया था। एनफोर्सेबल मतलब अगर आपको कोई ऐसा अधिकार नहीं मिल रहा तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में आप केस नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि हमें ये अधिकार नहीं मिला, ठीक है। आप जब ही केस कर सकते हो गवर्नमेंट के खिलाफ जब आपका फंडामेंटल राइट को वॉलेट करेगा, जब आपके मूल अधिकार को कोई तोड़ेगा। अगर आपका डीपीएसपी किसी ने तोड़ा है तो आप नहीं जा सकते, बिकॉज वो एनफोर्सिबल नहीं है, ठीक है। कोर्ट में उसको नहीं मानेंगे जब तक, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। जब सरकार के पास पैसा होगा, सुविधा होगी और मौका होगा, तभी वो इन सारे रूल्स को मैनेज करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी। बट अभी वो टाइम नहीं था कि 1947 में, 1947 में वो टाइम नहीं था कि वो तुरंत के तुरंत उसको अप्लाई कर दे, इसलिए उनको डीपीएसपी में डाला, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट करते हैं डायरेक्शन जो कंट्री चाहती है, इससे इंडिया बेटर हो। फॉर एग्जांपल, एवरीबॉडी इन द कंट्री मस्ट हैव गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशल कंडीशन है। बट इफ गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है फॉलो करने के लिए इसको, तो वन कैन नॉट गो टू अ जज और कंप्लेन, कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये एनफोर्सिबल नहीं है, ठीक है। मैंने बताया आपको एनफोर्सिबल नहीं है। एनफोर्सिबल क्या है? आपके फंडामेंटल राइट। अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई तोड़ेगा, आप तुरंत जाओ कोर्ट में, आपकी सुनवाई होगी। बट अगर कोई डीपीएसपी तोड़ता है तो वो भी एनफोर्सिबल नहीं है, तो कोर्ट आपको कुछ नहीं करेगा, कहेगा ये सरकार के ऊपर है, जब उनको पैसा या एफर्ट होंगे तब वो करेंगे। तो डीपीएसपी मोर और लाइक गाइडलाइंस हैं, अभी रूल्स बने नहीं है, वो गाइडलाइंस हैं स्ट्रिक्ट रूल्स को बनाने की, मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स के अलावा वाली गाइडलाइंस हैं। फंडामेंटल राइट्स ऑन द अदर हैंड जो है वो प्रॉमिस करते हैं आपको कि आपके वो राइट आपको मिलेगा। अगर कोई ट्रीट करता है आपको अनफेयरली बिकॉज ऑफ हु यू आर, यू कैन एक्चुअली गो टू द कोर्ट एंड जज कैन हेल्प यू। अगर मान लो आपके साथ किसी ने डिस्क्रिमिनेशन किया, किसी ने आपके भेदभाव किया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, ठीक है, इनके ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करा या अनटचेबिलिटी करी, तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 इनके अंदर आप जाओ कोर्ट में, जाओ सुप्रीम कोर्ट में, और आप कोर्ट में केस करो और जज आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आपका ये मूल अधिकार तोड़ा गया है। यहाँ पे देखो, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं,
राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 21 में है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है, आर्टिकल 24-25 में है। फिर राइट 21A राइट टू एजुकेशन है। तो ये और भी बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन आपके इससे रिलेटेड नहीं है, आपके चैप्टर आपके 7th क्लास से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है। फ्यूचर में ज़रूर मैं आपको बताऊँगा, पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल से कि कौन-कौन से आपके राइट्स हैं, ठीक है? फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है आर्टिकल 41 जो वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट है। सॉरी, आर्टिकल 41 जो है वेलफेयर गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट जो है वेलफेयर प्रोवाइड करेगी। फिर आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है? आर्टिकल 38 है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है? 48 है एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। 49 है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 47 है न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। ये सारे के सारे जो है हमारे डीपीएसपी हैं, जो कि गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी तब होंगे। और फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे अधिकार, मतलब सॉरी, हमारी ड्यूटीज क्या है गवर्नमेंट के प्रति। ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी हो गई हमारे प्रति, ये भी गवर्नमेंट की ड्यूटी हो गई हमारे प्रति, बट हमारी ड्यूटी भी तो है इस नेशन के प्रति। तो वो यहाँ पे लिखी हुई है, लाइक ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करना है, रिस्पेक्ट करना है उसके आइडियल्स को। फिर हमें डिफेंड करना है हमारी कंट्री को जब भी जरूरत हो, ठीक है? जब भी कोई बाहर से हमला करे तो अगर हमें गवर्नमेंट बुलाती है तो हमें जाना चाहिए फोर्स में। फिर हमें वैल्यू करना है, प्रिजर्व करना है हमारी जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको। हमें प्रोटेक्ट करना है हमारी नेचुरल हेरिटेज को, हमारे एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को, लेक्स को। फिर हमें ग्रोथ के टुवर्ड्स ग्रोथ एक्सीलेंस की तरफ जाना है। और अगर पेरेंट और गार्डियन हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे तो हम, मतलब हमारे पेरेंट और गार्डियन को हमको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये सभी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है? जितना लिखा है आपको सिर्फ उतना पढ़ना है, एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट किस तरीके से है, मैंने बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368 पार्ट 20। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। इसके थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो उसके थ्रू कह सकते हो कि जब भी जरूरत हो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो, उसके कोई प्रोविजन को। और इसके थ्रू क्या है कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा, मतलब इवॉल्व होता रहेगा। जब आपको जरूरत है आप उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। लाइक हमारी बॉडी होती है, छोटी होती है, ठीक है? हमें न्यूट्रिशन मिलता है, हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो फिर और बड़े होते हैं, ठीक है? तो ये क्या दर्शा रहा है, हम लिविंग बीइंग हैं और ये हम इवॉल्व हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इवॉल्व हो रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर भी कुछ प्रोविजंस हैं। कुछ प्रोविजंस उस टाइम के लिए सूटेबल थे, बट आगे जाके वो सूटेबल नहीं थे, चेंजेस करने जरूरी थे, तो उसको चेंजेस कर दिए। फिर आगे जाके फिर चेंजेस कर दिए। तो क्या है, ये है हमारा इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके मेकर्स ने रियलाइज करा कि कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी नए लॉ को और रूल्स को लाने की, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल पार्ट 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो वो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, वो 1976 में आए थे, ठीक है? 1976 में उसको जोड़ा गया था। तो ये क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह है। हाउएवर वी मस्ट रिमेंबर दैट कोई भी चेंज, कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, वो रिगरसली डिबेट होगा पहले पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में सब लोग मिलकर फैसला लेंगे, चुनेंगे, मतलब देखेंगे क्या सही है, क्या प्रोविजन सही है, क्या गलत है, उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। सम रिक्वायर डिबेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द एज वेल है, यानी कुछ कुछ डिबेट तो आपको स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी लेनी पड़ेंगी, उसके बाद ही वो अप्लाई होगा। तो कुछ प्रोविजंस है वो फ्यूचर में आपको डेफिनेटली पता चलेगा। Many times जो ओपिनियंस होते हैं sought from the general public, some changes are also can be initiated by popular movements। और अगर पॉपुलर मूवमेंट है, लोग पॉपुलरली लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, तो तब भी ऐसा स्टेप ले सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और उसमें प्रोविजन ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन ऐड किया था 1976 में, ठीक है? पहले ये प्रोविजन नहीं था। जो गवर्नमेंट है वो क्रिएट करती है अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए, ताकि वो अपना फीडबैक प्रोवाइड कर सके कि जो अभी नया प्रोविजन लाए हो वो सही है कि नहीं, उसके लॉ में चेंजेस कर सकते कि नहीं। तो हाइलाइटेड पोर्शन हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे अभी, ठीक है? अब लिखा देयर वाज अ टाइम जहां पे पीपल वर नॉट अलाउड टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग एट देयर होम्स। पहले के टाइम पे आपको अपने घर पे आप जो राष्ट्रीय झंडा है हमारा नेशनल फ्लैग, आप उसको लहरा नहीं सकते। ये चेंज हुआ 2004 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजंस को लगा कि ये तो हमारा राइट है कि हम एक्सप्रेस कर पाए हमारा प्राइड हमारे कंट्री के झंडे में, और उसको चैलेंज कर दिया कोर्ट में जाके कि ये तो भैया प्रोविजन होना चाहिए कि हम अपना झंडे को फहरा सके अपने घर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्री करा और कहा कि फ्लाइंग द फ्लैग इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। उन्होंने कहा
फ्लाइंग मतलब अपने झंडे को फहराना आपका राइट है। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है जो कि आर्टिकल 19 में आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। So we can now fly the tricolor with pride, keeping in mind that it should be never be dishonored. उसको डिसऑनर किए बिना, उसकी बेइज्जती किए बिना हम उसको प्राइडली उसको अपने घर में लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ऐसा बोल दिया। हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़े थे ग्रेड 6 में। ये हमारे पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, लेकिन 1991 के अंदर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 1993 के अंदर, और इसको पार्ट बना दिया था। तो ये भी बाद में आया। इसके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो इवॉल्व हो रहा है, चेंजेस कर सकते हैं, और काफी सारे अमेंडमेंट जो हैं काफी सारे हुए हैं। ये एक आधार बिल है, आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल्स 2020। तो इसको एज अ प्रोविजन ऐड किया गया। तो ये भी क्या है, अमेंडमेंट का प्रोसेस है कि आप आधार को ऐड कर पा रहे हो। फिर यहाँ पे देखो, ये हमारा प्रियम्बल है, इसके अंदर प्रोविजंस है। इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडियन सॉवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर सिटीजन जस्टिस social, economic, and political liberty of thought expression, belief, faith, and worship, equality and of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of individual, ठीक है, no, and the utility of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. यानी 26th नवंबर 1949 में हमने क्या किया, अडॉप्ट किया, एनेक्ट किया और गिव करा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। और 26 जनवरी 1950 को इसको प्रोविजन लाया गया। तो प्रियम्बल को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, उसके वैल्यूज को जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोर वैल्यूज जो हैं वो गाइड करती हैं प्रिंसिपल्स फॉर पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग विच द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। सिटीजंस आर एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस देम टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। ये जो गाइडिंग वैल्यूज हैं ये प्रेजेंट अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूशन, बट देयर एसेंस इज रिटन इन प्रियम्बल। सो लेट अस स्टडी द प्रियम्बल विच इज अ फिटिंग एंड टू दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये जो सारे प्रोविजंस हैं ये एक रूल, जैसे आप प्रीलूड पढ़ते हो, किसी भी समरी पढ़ते हो ना, किसी भी बुक की आप समरी पढ़ोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पूरी बुक में क्या है। उसी तरीके से जो प्रियम्बल है ना, वो समरी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की। आप प्रियम्बल को पढ़ोगे तो आपको ज्यादातर अच्छे से पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हो सकता है, क्योंकि यही सारे आइडियल्स, ये जो सॉवरन, सोशलिस्ट, कैपिटल, डेमोक्रेटिक, ये सारे हमारे आइडियल्स हैं, हमारी एस्पिरेशंस हैं। तो ये सब कौन फुलफिल करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये समरी की तरह हमें प्रोवाइड करता है। तो ये जो चीजें हैं मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सॉवरन, तो सॉवरन का मतलब क्या है कि इंडिया ना तो किसी की डिपेंडेंसी है, ना ही किसी की डोमिनियन है, और वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है। वो किसी के और देश के उसके ऊपर नहीं आएगा, तो वो सॉवरन है। इंडिया कैन एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी, अगर उसको कोई मौका मिलेगा कि वो कोई फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। और अपनी टेरिटरी भी दूसरे को दे सकता है, इसका मतलब वो सॉवरन है, उसको किसी से पूछना नहीं है। यूएन की मेंबरशिप उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाती। अगर आप यूएन, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हो तो सॉवरेनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्वायर और सी टेरिटरी भी, ठीक है। फिर सोशलिस्ट, ये प्रोविजन भी बाद में ऐड किया गया था, पहले नहीं था। सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट कम्युनिस्ट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है, ना कि कम्युनिस्ट है। और स्टेट सोशलिज्म को फॉलो करते हैं हम। और हम टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। किसको? हम गांधीयन सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ऊपर ऊपर से पढ़ो, ये मत पढ़ो क्योंकि ये समझ नहीं आएगा। और ये हमारा क्या है, मार्क्सिज्म और गांधीज्म वाली फिलोसफी का ब्लेंड है। ये फेथ है, मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करता है, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे, ये मिक्स इकोनॉमी होती है। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे वो सोशल की उसके ऊपर ही हुए थे। सेक्युलर है कि मतलब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, सारे रिलीजन हमारी कंट्री का पार्ट है, ठीक है। हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट। और ये आर्टिकल 25 और 28 में है कि सारे रिलीजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लाइक हिंदू, ईसाई, सिख, इस्लाम, सब, ठीक है, सारे हमारे पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया के। डेमोक्रेसी मतलब पता ही आपको, लोकतंत्र है कि मतलब इक्वालिटी, लोगों के पास जो पावर है वो सुप्रीम पावर लोगों के पास है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जो कि एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट लोग डिसीजन नहीं लेते, हमारी पार्लियामेंट डिसीजन लेती है। जो डेमोक्रेटिक है ये यूज ब्रॉडर सेंस में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए यूज हुआ है। सोशली हमें डेमोक्रेसी मिले, इकोनॉमिकली डेमोक्रेसी मिले, पॉलिटिकली डेमोक्रेसी मिले। अम्बेडकर जी ने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कहा कि इट कांट लास्ट अंटिल, ये आप छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये रहने दो, ये जरूरी नहीं है इतना।
फिर रिपब्लिक मतलब हमारा जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है लाइक प्रेसिडेंट साहब वो चुन के आएंगे, नॉट हेरिडिटरी। तो हेड डायरेक्टली इलेक्ट होंगे और इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, लेकिन हेरिडिटरी नहीं होंगे। वेस्ट होगा पॉलिटिकल सोवरेनिटी, नॉट इन एनी वन पर्सन। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, उनको कोई ऐसा अलग से प्रिविलेज क्लास नहीं मिलेगा। ऑल पॉलिटिकल ऑफिस ओपन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जस्टिस मतलब बताइए, न्याय मिलना चाहिए। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के थ्रू आपको न्याय मिलना चाहिए। सोशल जस्टिस मीन इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, इंप्रूवमेंट इन कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन। सारे प्रोविजंस है, मैंने लिखवा दिए, समझाने के लिए लिखे हैं, जरूरी नहीं इसको रटना नहीं है, बस समझ लो। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, लाइक अब लेबर क्लास हो, कोई ऊंची क्लास में हो, तो उसके बेसिस पे आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिकल जस्टिस मतलब आपके पास पावर है पॉलिटिकल पार्टी बनाने की और उसमें वो क्या कहते हैं खड़े होने की, इलेक्शन लड़ने की। आपके पास ऑल पॉलिटिकल ऑफिस का और वोटिंग का अधिकार है। लिबर्टी मतलब आपको बोलने की आज़ादी है, ठीक है। इस तरीके समझो। इक्वलिटी मतलब आप इक्वली हो, ठीक है। आर्टिकल 1418 में लिखा है कि आप इक्वल हो और लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं। फ्रेटर्निटी भाईचारा, ठीक है। तो इसको इतना ध्यान से मत करो। फ्रेटर्निटी समझो कि क्या है, आप ब्रदरहुड, ब्रदरहुड है, ठीक है, ब्रदरहुड है। सिस्टरहुड मान लो, ठीक है, ब्रदरहुड सिस्टरहुड मान लो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इसकी समरी पढ़ते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये गाइड है और रूल बुक है जिससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सिटीजन्स, द राइट ऑफ सिटीजन्स। और सिटीजन्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करें। स्टेट हमें फंडामेंटल राइट्स देगी, हम उनको फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड करेंगे। दोनों का एक इंटर रिलेशनशिप है। जो रिच सिविलाइजेशन और हेरिटेज है, फ्रीडम स्ट्रगल है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने ये देख लिया। इसके की फीचर्स हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये मैंने लास्ट वाले चैप्टर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। और ये लिविंग डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसको हम चेंज कर सकते हैं जब भी जरूरत हो बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी के साथ हमने हमारा चैप्टर जो है वो एंड कर दिया है और कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 10 था जो कि हो चुका है। अब हमारे सिर्फ 2 चैप्टर रिमेनिंग है, वो भी हम जल्दी से कर देंगे। तो जिसने भी वीडियोस नहीं देखी हैं, जाके जो पुरानी वीडियोस हैं और ये वाली वीडियो भी देख लो और प्लेलिस्ट को फॉलो करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि कोई भी नए अपडेट्स के लिए आप रेडी रहो। और मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाऊंगा इस 7th क्लास एसएससी रिलेटेड, ठीक है। उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, सब प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो आप ऐसी सीरीज को जल्दी जल्दी फॉलो कर लो, क्योंकि 2 चैप्टर और रह गए हैं, उनको भी करके हम आगे बढ़ेंगे सीधा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपने अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करना है इसको, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और हम आगे और एफर्ट्स आपके लिए करें, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो thank you so much guys for watching the video. Thank you so much. Bye.